जैसा कि कल आपको हमने बड़े भाई साहब पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में और संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज हम लोग चलेंगे पाठ बड़े भाई साहब के बारे में। मेरे अब जैसे लिखाइए बड़े भाई साहब, पाठ का जो शीर्षक है बड़े भाई साहब, यानी अपने बड़े भाई के बारे में बताया है। और आपको मैंने यही बताया था कि इसमें दो भाई हैं, दोनों भाइयों के पढ़ाई के बारे का वर्णन है। यानी बड़े भाई जो हैं अत्यधिक पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो एक ही दर्जे में बैठे हैं। छोटा भाई है नहीं भी पढ़ता लेकिन फिर भी वो दर्जे को पास करता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि दोनों सेम तक पहुंचने की कोशिश होती हैं। तो आज देखते हैं हम लोग। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, यानी 5 ईयर बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे थे। यानी पढ़ाई की क्लास में अगर देखा जाए उस हिसाब से तो केवल 3 क्लास हमसे आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। यानी जितने उम्र में उन्होंने पढ़ना शुरू किया उसी उम्र में मैं भी पढ़ना शुरू किया, लेकिन कितना ही थे, केवल और केवल 3 क्लास आगे थे जब मैंने शुरू किया। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। तालीम यानी शिक्षा जैसे इम्पोर्टेंस मैटर में वो जल्दबाजी उन्हें पसंद नहीं थी। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। इस भवन की यानी शिक्षा जैसे भवन, शिक्षा रूपी भवन की जो बुनियाद होती है, नींव होती है, बेस होती है, उसको बहुत ही मजबूती से डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। जिससे अगर हम अपनी नींव को, अपने बेस को अभी से मजबूत कर लेंगे तो आगे हमारा जो है बहुत अच्छा महल बनेगा, आलीशान महल बन सकेगा। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। यानी जो काम 1 वर्ष में था, यानी 1 ईयर में जिस क्लास को पास करना था वो 2 वर्ष 3 वर्ष लगाते थे, तो इसमें 2 साल में करते थे। कभी कभी 3 साल में भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। पुख्ता यानी मजबूत, स्ट्रांग। बेस ही यदि स्ट्रांग नहीं है तो मकान कैसे पायदार बने। यदि मकान फिर कैसे मजबूत नहीं बन सकता है। जिस प्रकार हाउस यानी भवन, घर को बनाने के लिए, होम को बनाने के लिए हम नींव खोदते हैं मिट्टी की और उसमें पिलर खड़े करते हैं, उसको मजबूत करते हैं, उसी तरह वो कह रहे हैं कि हमको बेस मजबूत होना चाहिए। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। यानी मेरे से केवल और केवल 5 ईयर बड़े थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। यानी मेरी शिक्षा और मेरी देख रेख करने का उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार था। जन्म से ही ये अधिकार था। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बड़े थे। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनसे हुक्म को कानून समझूं। और मेरी जो शालीनता थी यही इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं, यानी आर्डर समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे यानी काफ़ी वो स्ट्रगल करते थे और स्टडी करते थे। हरदम किताबें खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशिए मतलब कॉर्नर पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। किसको? माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कभी कभी वो ऐसा काम करते थे। आर्टिस्ट का काम भी करते रहते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। यानी माइंड को फ्रेश करने के लिए ऐसा वो कार्यों को करते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे, यानी राइटिंग करते थे। नकल करती राइटिंग करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य, ऐसी रचनाएँ लिख डालते, यानी बेतुका शब्द लिखते थे। यानी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए वो ऐसा करते थे। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई। यानी मैंने उनकी एक बार कॉपी मसलन मतलब अचानक एक बार हमने उनकी कॉपी को देखा तो उसमें देखा कि क्या क्या उन्होंने लिख रखा था। उनकी जो अमानत थी उसको मैंने देखा। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, पहेली मतलब पजल, अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। यानी मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाया और उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ और मैंने उनसे साहस भी नहीं कर सका, पूछ भी नहीं सका। वह 9वीं जमात में थे, 9वीं क्लास में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। यानी उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि मैं 5वीं में था और वे 9वीं में थे। आगे देखते हैं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। लेखक का भाई छोटा जो भाई वो बता रहा है कि मेरा जी मतलब मन, मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल में निकलकर मैदान में आ जाता था। यानी
1 घंटा भी किताब लेकर मैं बैठना मेरे लिए पहाड़ के समान था, यानी पहाड़ को ऐसे सिर पर उठा के रखा हूँ ऐसा फील होता था। और मौका पाते ही हॉस्टल से बाहर निकल कर के मैदान में, और कभी ककरिया उछालता, ककरिया मतलब गिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों को उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, कभी कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, यानी कोई अगर मित्र मिल गया, फ्रेंड्स मिल गया तो फिर बात मत पूछो क्या होता था। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार हो रहे हैं, फाटक यानी गेट पर, और उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं, यानी गेट पर खड़े होकर के उसको झूलने के समान घूमने से ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे कोई मोटर कार का आनंद हो। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रूप देखकर प्राण सूख जाते थे, यानी गुस्से में जो उनका चेहरा देखते थे तो हमारे प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ थे, यानी भाई साहब हमारे पहला ही सवाल हमसे पूछते थे, पहला ही क्वेश्चन पूछते थे, आप कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, यानी मैं साइलेंट रहता था। इसका उत्तर यानी इसका जवाब मेरे पास रिप्लाई क्या होती थी, साइलेंट रहना। ना जाने मेरे मुंह में यह बातें क्यों ना निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था, यानी मैं ऐसा क्यों रिप्लाई नहीं दे देता था कि मैं बाहर खेलने के लिए गया था, लेकिन मैं ऐसा रिप्लाई नहीं दे पाता था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अधिक अपराध स्वीकार है, यानी मैं जो क्राइम किया हूँ उसका मुझे वो एक्सेप्ट है, यानी मैंने जो गलत किया है वो मुझे स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। यानी मेरा गुस्सा भी था लेकिन फिर भी मुझे वो प्रेम देते थे, इनके सिवाय उनके पास भी कुछ नहीं बचा हुआ था। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा, यानी इस तरह यदि पढ़ोगे तो ज़िंदगी भी पढ़ते रहोगे और एक तुम्हें हर्फ यानी एक अक्षर भी तुमको समझ में नहीं आने वाला है। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले, नहीं आयरा गैरा रत्थु खैरा, सभी अंग्रेज के विद्वान हो जाते। यदि अंग्रेजी इतना सरल होती, इंग्लिश सब्जेक्ट इतना सरल होता तो कह रहे हैं सभी इसके विद्वान हो जाते, सभी इसके एक प्रकार से ये कहा जाए कि सभी इंटेलिजेंट हो जाते, सभी बुद्धिमान होते, सभी इसके जो है प्रोफेसर होते, एक बार कहा जा सकता है ऐसा। तो अपने भाई को ऐसा समझाते हैं, यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती, यानी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती थी और खून जलाना पड़ता है, यानी शरीर का खून जलाना पड़ता है। खून जलाना मतलब दिए जैसे जलाना नहीं। आप संघर्ष करते वक्त नहीं यदि खाते हैं नहीं पीते हैं तो उस बॉडी से एनर्जी के रूप में हमारी खून को ही चूसना शुरू कर देती है, उसी को कहते हैं खून जलाना। तब कहीं यह विद्या आती है, और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, यानी बहुत बड़े विद्वान हों वो भी अंग्रेजी शुद्ध नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर यानी स्पीक करना तो दूर हो गया। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो तो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोंघा मतलब मूर्ख, मतलब बिना बुद्धि के हो तुम सबक नहीं लेते हो, यानी तुम इससे सीख नहीं लेते हो, सीखते नहीं हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आँखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, यानी आँखों का दोष है। यहाँ मेहनत शब्द आया है, मेहनत होता हम छोटी में नहीं हो करके माँ के ऊपर एक ही मात्र, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखे जाता, यानी इतने मेले होते हैं तमाशे होते हैं लेकिन मुझे कभी आपने देखा जाते हुए। रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, यानी उनके नियर और नहीं जाता उस गेम के, कौन से, क्रिकेट और हॉकी के पास। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम या यूँ खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे। ऐसे तुम कैसी होप रखे हो कि इतना तुम गेम खेलते हो और तुम पास हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। यानी मैं इस क्लास को पास करने में 2 से 3 वर्ष में पास कर लेता हूँ, लेकिन तुम इसी उम्र यानी पूरी उम्र इसी पर पड़े रहोगे, लेकिन तुम्हें जाने वाला नहीं। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? दादा इतना मेहनत करके पैसा कमा करके हम लोगों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, उनके पैसे क्यों बर्बाद करते हो आप? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, मेरे पास क्या रिप्लाई थी? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? यानी जो अपराध तो क्रिमिनल तो मैं ही हूँ, तो उसकी पनिशमेंट भी मुझे मिलनी चाहिए। और दूसरे को पनिशमेंट कैसे मिलेगी? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, यानी उपदेश देने में माहिर थे।
नंबर 1 थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते, सूक्ति बाण मतलब वचन रूपी बाण चलाते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, यानी मेरा हार्ट के टुकड़े हो जाते थे और हिम्मत टूट जाती थी, यानी साहस टूट जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में ना पाता था, यानी इतनी शक्ति मेरी एनर्जी, इतनी पावर, इतनी एनर्जी मेरे अंदर नहीं थी। और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, उस निराशा से मैं थोड़ी देर तक सोचने लगता था कि क्या मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, कि क्या मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ, अगर करता भी हूँ तो इतनी मेरे पास शक्ति नहीं है, अरे मैं भी तो इंसान हूँ, क्यों नहीं है मेरे अंदर शक्ति, मैं एक बार करके तो सोचता हूँ। इस तरह से वो सोचता था, क्यों ना घर चला जाऊँ, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसे हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं, यानी पढ़ाई लिखाई मेरी हिम्मत से बाहर है, मैं अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा हूं, तो क्यों ना वापस घर चला जाऊं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, मूर्ख ही रहूँगा वही मुझे अच्छा था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। कितनी मेहनत जितनी बड़े भाई करने लगते थे, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते थे। थोड़ी देर बाद वो जो निराशा के होपलेस जो होते थे, होपलेस के बादल जो थे वो फट जाते थे, और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, यानी खूब मेहनत करूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना देता था, यानी तुरंत ही एक टाइम टेबल बनाता था, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए कैसे शुरू किया जा सकता है। यानी कोई यदि स्कीम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, तो हम किसी कार्य को कैसे शुरू कर सकते हैं। टाइम टेबल में फुल की मद बिल्कुल उड़ जाती है, यानी खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती थी। यानी जो टाइम टेबल बनाते थे उसमें गेम्स का टाइम नहीं रहता था, एकदम टाइम से उसका ख़त्म हो जाता था। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, ये उनके जो है क्या थे टाइम टेबल में था। और 9 से 9:30 तक इतिहास, यानी 9 बजे 9:30 बजे तक हिस्ट्री पढ़ते थे, फिर भोजन करते थे और स्कूल चले जाते। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा रेस्ट यानी आराम। 4 से 5 बजे तक, 4 o'clock से 5 o'clock PM तक क्या था जियोग्राफी। 5 से 6 तक ग्रामर, यानी 5 o'clock से 6 o'clock तक ग्रामर। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, यानी जो आधा घंटा बचता था 6 बजे के बाद 6:30 बजे तक हॉस्टल के सामने ही वॉकिंग करना था। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, यानी आधे घंटे अंग्रेजी कंपोजिशन। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, यानी 7 से 8 के बीच में भोजन करना है, और 8 से 9 तक ट्रांसलेशन। 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय अदर सब्जेक्ट, फिर 11 बजे सो जाना है, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, यानी टाइम टेबल बना लेना तो एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। यानी उसको हम जब अपने यूज में लाते हैं वो दूसरी बात हो जाती है, लेकिन बनाना अलग बात होती है। पहले ही जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमने जो बनाया है उसमें हमने अपने गेम का टाइम तो रखा ही नहीं है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। अवहेलना मतलब ब्रेक हो जाता था, उसका वो वे नहीं होता था, मन से नहीं होता था। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती थी। क्या जो टाइम टेबल मैं बनाता था उसको तोड़ने में कौन थी? फुटबॉल की उछल, कबड्डी के दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी फुर्ती मुझे अज्ञात रूप से अपने वो अट्रैक्ट कर लेती थी। और फिर क्या था, टाइम टेबल वह आँख खोल पुस्तकें किसी की याद ना रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता था। फिर भाई साहब हमको नसीहत देते थे और परेशानी के लिए उनको अवसर, चांस मिल जाता था। अवसर मतलब चांस। मैं उनके साय से भागता, साय से यानी उनकी से दूर भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो, इस तरह दबे पाँव धीरे 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 आता। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी। नोट करिएगा, इसको रेखांकित भी कर लीजिएगा लाइन। एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती थी, जैसे कोई नंगी तलवार सिर के ऊपर लटक रही हो और थोड़ी सी चूक हो जाए तो वो हमारे सिर को हमारे काट सकती थी। ऐसे ही बड़े भाई थे, उनकी नज़र और वो हमको जैसे ही बाहर से गेम खेल कर आते थे उनकी फटकार हमको तलवार सी मालूम होती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति मतलब दुख के बीच में आदमी मोह और माया के बीच में बंधन में जकड़ा है, मोह भी है माया भी है, ऐसे बंधन से जकड़ा मतलब बना हुआ है। मैं फटकार और घूंटियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। जिस प्रकार मोह और माया को
मौत और विपत्ति को लोग के बीच में जी लेते हैं, वैसे ही मैं भटकार और घुड़कियाँ खाकर खेल कूद खेलते हुए उसको छोड़ नहीं सकता, उससे हेट नहीं कर सकता हूँ बड़े भाई की गलतियों को। आज बच्चों यहीं तक, आप लोग उसको पढ़िए, जहाँ नहीं समझ में आए पुनः पूछिए।